हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी यूरोपियन कम्युनिटीज़ यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पॉलिटिकल पावर को एक्सपांड करने आती है। लेकिन जो मेजर दो यूरोपियन कम्युनिटी है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, उन दोनों के बीच में रियल टसल्स होती है, रियल क्लैशेस होते हैं, राइट। एंड उसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज के बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो इंडिया के अंदर एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी में एक मेजर इवेंट होती है कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स। और ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल समझने के लिए कार्नेटिक वॉर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं किस तरीके से ये पूरा फ्रेम होता है। तो राइवलरी की जो शुरुआत है वो इंडिया में नहीं होती। इन लोगों की राइवलरी की शुरुआत कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में जो इनके बीच में स्ट्रगल होते हैं उससे शुरू होती है। अब इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों मेजर पावर थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो डेफिनेटली जहाँ पे पावर्स होंगे वहाँ पे टसल्स एंड क्लैशेस होना इज वेरी मच बेसिक। सो इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच पहले से क्वेश्चंस तो चल ही रहे थे, प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। लेकिन ये जो इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स है, उस कार्नेटिक वॉर्स के जो मेजर रीजंस हैं कि भाई इंडिया में इन दोनों के बीच में स्ट्रगल क्यों हुआ और इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स क्यों हुआ, तो इसकी जो रीजंस है उसके बेसिस कहीं ना कहीं यूरोप में है, राइट। अगर आपको देखने को मिलेगा कि इन टोटल तीन कार्नेटिक्स वॉर होते हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों वॉर के पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है आपका यूरोप। जैसे कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ जिसमें एक साइड पे आपका फ्रेंच था, दूसरी साइड पे आपके इंग्लिश थे। तो फ्रांस एंड इंग्लिश यूरोप में तो लड़ ही रहे हैं, तो इंडिया में भी दोनों की प्रेजेंस तो थी ही थी। तो इंडिया में भी दोनों के बीच में क्लैशेस होना शुरू होते हैं ड्यू टू दैट ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका मेजर रीजन है कि आपके यूरोप में 1956 से लेके 63 के दौरान, 1956 टू 63 7 इयर्स वॉर होते हैं यूरोप में। ठीक है, एंड उस वॉर की जो इम्पैक्ट्स हैं, उस वॉर के जो आप कह लो कि रिजल्टेंट प्रोसेस है, वो आपको इंडिया में थर्ड कार्नेटिक वॉर के तौर पर देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं इंडिया के कार्नेटिक्स वॉर एंड इंडिया की जो सुप्रीमेसी की लड़ाई है उसके रूट्स आपको ब्रिटिश यूरोप में देखने को मिलते हैं, राइट। एंड ये कार्नेटिक वॉर ऐसे वॉर्स हैं, इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्नेटिक्स वॉर ने डिसाइड कर लिया कि इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच वेयर टू बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया। मतलब कि कार्नेटिक्स वॉर के एंड पे हमें पता चल गया कि हु विल गोना रूल द इंडिया। और उसमें मेजर पावर कौन आती है? आपकी इंग्लिश कम्युनिटी, राइट। मतलब कि ब्रिटिशर्स विल गोना बी द मास्टर्स ऑफ इंडिया एंड नॉट द फ्रेंच पीपल, राइट। सो आइए देखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से कार्नेटिक वॉर्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके रीजंस है वो बनते हैं यहाँ पे। 1740 1740 का टाइम पीरियड चल रहा है। अब देखिए, जो इंपीरियल मुगल्स थे, मतलब कि जो औरंगजेब था, वो औरंगजेब की डेथ हो चुकी है और अभी यहाँ पे औरंगजेब के जो भी सक्सेसर हैं वो यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे होंगे। सो इन 1740 पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया वाज अनसर्टेन एंड कंफ्यूज्ड। ठीक है, साउथ इंडिया को कैसे रूल किया जाए, कितने सेंट्रल पावर कौन है, वहाँ सेंट्रल अथॉरिटी है, कुछ पता नहीं था। पॉलिटिकल पावर बहुत ही अनसर्टेन, कंफ्यूज था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक स्टेट आता है, दैट इज हैदराबाद। निज़ाम अशरफ जहाँ, जो कि मुगल गवर्नर था हैदराबाद में, राइट, वो बहुत ही ओल्ड था और साथ ही साथ बहुत ही एंगेज था। किस में एंगेज था?
मराठाओं के साथ लड़ने में। क्योंकि देखिए 1740 का टाइम पीरियड वो है जो पेशवा बाजीराव का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर। उसने मराठा पावर को नॉर्थ में तो फैलाया ही था, लेकिन हैदराबाद की तरफ भी जा रहा था वो। सो आपको देखने को मिलेगा कि मराठा के साथ बैटल कर करके निज़ाम अशरफ जहाँ जो है, एक तो पहले से वो ओल्ड एज में चल रहा है, ऊपर से यहाँ पे इनके साथ बैटल में उनका टोटल फोकस है, तो उन्होंने कभी इंग्लिश में या फ्रेंच पे इतना फोकस नहीं दिया। राइट। सो ये चीज़ एक मुद्दा है हैदराबाद का। सेकेंडली, दक्कन की बात करें तो अगर दक्कन में पता चल रहा है कि बहुत सारे छोटे मोटे राज्य थे, छोटे मोटे उसके सबऑर्डिनेट्स थे ये निज़ाम असफ जाह के, जो कि राह देख रहे थे कि किस की वजह से जल्दी से ये निज़ाम असफ जाह मर जाए। क्योंकि एक बार वो मर गया तो उसके बाद वहां पे सक्सेशन में कोई सुपर अथॉरिटी को हम ला सकते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी को ला सकते हैं, जिससे हम लोग डेक्कन को एटलीस्ट कंट्रोल कर लेंगे। सो ये कहीं ना कहीं हैदराबाद की सिनेरियो चल रही थी। अब हैदराबाद से साउथ में कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट को ही एक्चुअली कार्नेटिक नाम दिया है ये इंग्लिशमैन ने। राइट। सो कोरोमंडल कोस्ट में कोई भी ऐसा स्ट्रांग रूलर नहीं था जो पावर को बैलेंस कर सके। ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि कोरोमंडल कोस्ट पे दो चीज़ें थी। विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, बस उसके कुछ रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे मैसूर, कोचिन एंड त्रावणकोर के आजू बाजू। ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसके ईस्ट में मदुरई, तांजोर एंड तिरुचिरापल्ली थे, जिसके कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब बचा नहीं, छोटे मोटे राज्य थे जिसको इजीली टेक ओवर किया जा सकता है। राइट। अब ऐसे में आपको देखने को मिलता है कि जब जब भी कभी आपके ये निज़ाम अशरफ जहाँ की डेथ होती है, तो आपका जो हैदराबाद है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हो जाता है, और मुस्लिम एक्सपांशनिज्म का भी जो आप कह सकते हो कि एंड है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल अगर देखा जाए कि किस तरीके से साउथ इंडिया की कंडीशन थी, तो हैदराबाद ऑलरेडी आपके लॉस में चल रहा था। लोग राह देख रहे थे कि कब कैसे वहाँ के निज़ाम की डेथ हो जाए। साथ ही में कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर आप आते हो, मतलब जी कर्नाटक के एरिया में आते हो, तो कोरोमंडल में कोई स्ट्रांग पावर नहीं था। विजयनगर एम्पायर टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था, उसके कुछ रिमेन्स बचे हुए थे छोटे मोटे किंगडम्स में, मतलब वो भी कुछ उतना पावर नहीं थे। अब ऐसे में यहाँ पे दोनों की दोनों यूरोपियन कम्युनिटी की प्रेजेंस थी, एक फ्रेंच और एक थे इंग्लिश। ठीक है। अब ये लोग तो राह ही देख रहे थे कि भाई हमें कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। तो ये जो तीनों चीज़ें हुई, हैदराबाद, कोरोमंडल एंड विजयनगर का जो छोटे मोटे राज्यों में यहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ, वो उनके लिए एक फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन बनी। ठीक है। सो ये एक कंडीशन है कि कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, मतलब कि कर्नाटिक एरिया में कुछ खास अथॉरिटीज की प्रेजेंस नहीं थी, कोई सुपर पावर नहीं था। तो ऐसे में फेवरेबल कंडीशन बनती है फ्रेंच एंड इंग्लिश राइवलरी की। ठीक है। अब इससे बनता है आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। टाइम पीरियड आपको याद रखना जरूरी है, 1742-48। 8 साल के लिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पे आपका होता है। राइट। एंड इसका कुछ बैकग्राउंड देखें आप लोग, तो बैकग्राउंड में आपको पता चलेगा कि ये जो कार्नेटिक नाम जो है वो एक्चुअली कोरोमंडल कोस्ट का नाम है, जो कि यूरोपियन कम्युनिटी ने उस पर्टिकुलर रीजन को दिया हुआ था। यूरोपियंस के लिए कोरोमंडल यानी कि कार्नेटिक। राइट। सो आपको देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर है इंडिया में, मतलब कि फर्स्ट कर्नेटिक वॉर है, वो एक एक्सटेंशन है। ठीक है। एक्सटेंशन है किसका? एक्सटेंशन है यूरोप में जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही है फॉर ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसके एक्सटेंशन। ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रीजन क्या था कि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चला, जिसमें आपका फ्रांस एंड इंग्लिश एक दूसरे के अगेंस्ट में है। राइट। अब ये तो हुआ बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री की, उसका रीजन क्या हुआ। इंडिया में इसका इमीडिएट कोर्स क्या बना? इंडिया में फर्स्ट कर्नेटिक वॉर का इमीडिएट कोर्स क्या बना कि भाई फर्स्ट चीज कि एक तो नो डाउट फ्रांस इतने कुछ स्ट्रेंथन नहीं थे इंडिया में। ठीक है। उनके पास ऐसे कुछ उनकी पोजीशन भी इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी कि वो वॉर को यहाँ पे अंडरटेक कर सके, लड़ सके। बट फिर भी एक इमीडिएट रीजन क्या बनता है कि बार्नेट करके एक नेवी का हेड हुआ करता था इंग्लिश का। अब इस बार्नेट ने फ्रेंच शिप को क्या किया? सीज किया। मतलब जितनी भी फ्रेंच शिप्स थी इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल में काम कर रही थी, उसको सीज किया। ठीक है। उसको कैप्चर कर लिया। अब इससे क्या हुआ? इससे जो फ्रांस फ्रांस थे वो प्रोवोक हो गए, फ्रेंच मैंस यहाँ पे प्रोवोक हो गए, उनकी शिप्स को यहाँ पे सीज किया गया इसलिए।
तो उसके बदले में फ्रांस के पीपल ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, रिटेलिएट किया। रिटेलिएट कैसे किया, मद्रास को सीज कर लिया 1746 में। ठीक है, मद्रास इज अगेन अ पार्ट ऑफ इंग्लिश हेडक्वार्टर्स। सो आप सबको पता होगा कि चेन्नई मद्रास में यहाँ पे आपका उसको जो आपकी साउदर्न सीट है इंग्लिशमैन की, वो यहाँ पे चेन्नई में मद्रास में बनती है। और मद्रास को फ्रेंच लोगों ने क्या कर दिया, सीज कर लिया। इंग्लिश ने फ्रेंच की शिप्स को सीज किया, फ्रेंच ने इंग्लिश की हेडक्वार्टर्स को सीज किया। ठीक है, अब ये जो पूरा चैप्टर बना, अब इसमें इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में फ्रेंच पावर बहुत ही वीकर पोजीशन में थी, तो डेफिनेटली किसी की तो हेल्प चाहिए रहेगी। तो फ्रेंच को हेल्प किसने करी थी, फ्रेंच को हेल्प करी थी जो उनका मॉरिशस में उनका जो फ्लीट है, ठीक है, अंडर एडमिरल ला बॉर्डेनिस। ठीक है, जो मॉरिशस के गवर्नर है दैट इज एडमिरल ला बॉर्डोनिस, उसको पता है कि यूरोप में वॉर चल रहा है और इंडिया में भी वॉर चल रहा है, तो मैं यूरोप तो नहीं जा सकता लेकिन इंडिया तो डेफिनेटली जा सकता हूँ फ्रांस को हेल्प करने के लिए। तो ला बॉर्डोनिस इंडिया पे आते हैं उनकी नेवी फ्लीट को लेके, और जो वॉर होती है उसमें मद्रास की सीजिंग की मद्रास के सीजर में हेल्प करते हैं इंग्लिश इंडिया में फ्रेंच के जो भी गवर्नर्स हैं उनको, राइट। अब इसके थ्रू आप देखिए कि ये इवेंट जो है वो 1746 में बनती है। ऑलरेडी 1740 में इसकी इसकी जो वॉर्स की जो शुरुआत है वो हो चुकी होती है, बट 6 साल बाद में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि मद्रास का सीजर होता है, राइट। अब ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उसका रिजल्ट क्या आया, आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड इन 1748। और ये एंड क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में एंड हुआ और एक ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल। और इस ट्रीटी से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूड होता है। एंड इस ट्रीटी में क्या कहा गया है, इस ट्रीटी में कहा गया है कि मद्रास को वापस इंग्लिश को दे दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। एंड फ्रेंच जो है, फ्रांस की जो भी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश मैन ने कैप्चर करी हुई है, वो सारी सारी टेरिटरी वापस फ्रांस को दे दी जाएगी जो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो फ्रांस को यहाँ पे बेनिफिट मिल गया कि उनकी जो टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका की थी वो उन्हें मिल गई, और ब्रिटिशर्स को भी यहाँ पे जो मद्रास में उनकी टेरिटरी को सीज किया था वो वापस मिल गई। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गए सारी चीज़ें न्यूट्रलाइजेशन पे। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों रहा और क्या रहा, तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज रिमेम्बर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम इन मद्रास। ठीक है, क्योंकि मद्रास का सीजर हुआ है तो सेंट थॉमस मद्रास में ही यहाँ पे आपका वॉर हुआ होगा। इट वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन। ठीक है, हु इज द नवाब ऑफ कर्नाटिक रीजन। अब ये जो अनवरुद्दीन है वो इंग्लिश के हेल्प के लिए आए हुए हैं, राइट। इंग्लिश के हेल्प के लिए हुआ है क्योंकि इंग्लिश पावर भी इतना स्ट्रेंथन नहीं था और उन्हें पता था कि फ्रेंच फोर्सेस बहुत ही डिसिप्लिन है, तो उनसे जीतने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन पावर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इंग्लिश मैन ने अनवरुद्दीन जो कि कोरोमंडल मतलब कि कार्नेटिक का नवाब था उसकी हेल्प मांगी। तो यहाँ पे वॉर किसके बीच में हुई, फ्रांस एंड अनवरुद्दीन के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंच फोर्सेस बहुत ही डिसिप्लिन थी और फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइस डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान। ठीक है, महफूज खान अगेन द सेनापति ऑफ अनवरुद्दीन। सो कैप्टन पैराडाइस के अंडर की जो फ्रेंच आर्मी थी उसने बहुत ही बड़ी इंडियन आर्मी जो कि महफूज खान के अंडर थी उसको हरा दिया। ठीक है, अब ये पूरा वॉर सेंट थोम के अंडर हुआ, लेकिन सेंट थोम में भी एक रिवर थी जिसका नाम है रिवर अडियार। ठीक है, इस अदियार रिवर के बैंक्स में ये पूरी की पूरी जो आपकी वॉर है वो लड़ी गई। ठीक है, सो आपको अगर पूछा जाए कि ये अडियार रिवर कहाँ पड़ती है तो आपको आंसर आना चाहिए कि कर्नाटक रीजन में, राइट। यस, अब इसका मेजर सिग्निफिकेंस क्या, कि दिस वाज एन आई ओपनर फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंच आर्मी छोटी थी लेकिन डिसिप्लिन थी, अनवरुद्दीन की फोर्स बहुत ही बड़ी थी लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। तो इनसे यूरोपियंस को पता चला कि एक छोटी डिसिप्लिन्ड आर्मी भी बड़े से बड़ी अनडिसिप्लिन्ड इंडियन आर्मी को क्या कर सकती है, हरा सकती है। मतलब कि इंडिया में अगर एक्सपांशन करना है, इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, तो इट इज़ वेरी मच इजी फॉर अस। क्यों, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ही एडवांस है, डिसिप्लिन्ड है, और इंडिया की आर्मी इतनी एडवांस नहीं है, इतनी डिसिप्लिन नहीं है।
मतलब इजीली इंडिया की आर्मी को हरा दिया जा सकता है। दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर द यूरोपियंस। तो पहला सिग्निफिकेंस ये था जो फ्रेंच ने भी जाना क्योंकि वो जीते हैं, और ये इंग्लिशमैन ने भी देखा कि इतनी बड़ी सेना को फ्रेंच ने हरा दिया, छोटी सेना तो फिर भी। द थिंग इज डिसिप्लिन, राइट? सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। अब सेकंड कर्नेटिक वॉर आप देखिए अगले ही साल में शुरू हो जाता है, 1749 से लेके 1754 में। मतलब 1740 से 1748 पहला कर्नेटिक वॉर, 1749 से 1754 सेकंड कार्नेटिक वॉर। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? अब सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है वो उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इंडिया में ही है, यूरोप में नहीं है, ठीक है? अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, फ्रांस ने देखा कि भाई इंडिया के पावर्स को हराना तो इजी है, तो क्यों ना हम लोग एक्सपेंशन की तरफ देखें, ठीक है? और ड्यूरिंग द सेकंड कार्नेटिक वॉर आपके फ्रेंच गवर्नर थे डुप्ले, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी है हिस्टोरिकल एरा में। सो डुप्ले जो कि फ्रेंच फोर्स को लीड कर रहे थे फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में, उन्होंने ही देखा कि हम लोग अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकते हैं और हम लोग अपना मिलिट्री पावर भी बढ़ा सकते हैं साउदर्न इंडिया में, ठीक है? अब ये कैसे होगा? बाय इंटरफियरिंग द लोकल डायनेस्टिक्स डिस्प्यूट्स। जितने भी लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स है, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे साम्राज्य आए हुए थे वहाँ पे, तो जो भी छोटे मोटे राज्य है उनके डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करके हम लोग हमारा प्रेजेंस बढ़ाएंगे और इंग्लिशमैन का प्रेजेंस यहाँ पे घटाने की कोशिश करेंगे। ऐसा डुप्ले ने सोचा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच पावर इन साउदर्न इंडिया, राइट? तो ये उसकी सोच थी। अब उसका एक रिजल्टेंट प्रोसेस के तौर पे एक इमीडिएट कॉज बन जाता है आपके सेकंड कार्नेटिक वॉर को पैदा करने के लिए। देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है फ्रांस को सेकेंड कार्नेटिक वॉर की? अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है? यहाँ पे हैदराबाद का जो फाउंडर थे, इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट के जो फाउंडर थे, निज़ाम उल मुल्क, ठीक है? इनकी डेथ हो जाती है 1748 में, राइट? देखिए आप इवेंट को धीरे धीरे समझना वरना सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंट किंगडम को फाउंड करने वाला पर्सन था, दैट इज निजाम उल मुल्क, उसकी 1748 में डेथ हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका चंदा साहेब है, ठीक है? चंदा साहेब जो कि दोस्त अली के सन इन लॉ है, एंड आपके जो कर्नाटक के नवाब है, राइट? उनको रिलीज कर दिया जाता है आपके मराठास के द्वारा, ठीक है? एक तरफ यहाँ पे हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के जो निज़ाम उल मुल्क है उसकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ ऐसी ही डेथ के बाद मराठा जो है वो चंदा साहिब की जो कर्नाटक के नवाब थे उन्हें रिलीज कर देते हैं अपने प्रिजन्स में से। देखिए दोनों इवेंट साथ में हुई, मतलब कि एक तरफ गद्दी खाली हुई हैदराबाद की, अब वहां पे सक्सेशन के लिए किसी को बिठाना पड़ेगा। एंड चंदा साहिब की जो कि क्लेम करते थे कि मुझे मैं नवाब हूँ कर्नाटक का, तो मुझे हैदराबाद का भी, मुझे वो क्या बनना है, मुझे वहां का नवाब बनना है, निजाम बनना है। तो ये झगड़े के लिए मराठा ने अपने इंटरेस्ट के लिए उसको भी रिलीज कर दिया, राइट? अब ये एक सीन बना। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि नासिर जंग करके एक यहाँ पे पर्सनालिटी होती है जो कि निज़ाम के बेटे हैं, निज़ामुल मुल्क जो कि जिसकी डेथ हो चुकी, उनके बेटे हैं नासिर जंग। अब अगर पेट्रियार्कल तौर पे देखा जाए तो बाप के बाद बेटा ही क्या बनता है, साम्राज्य का मालिक बनता है। तो नासिर जंग ने स्वाभाविक तौर पे कहा कि भाई निज़ाम के मरने के बाद मैं ही निज़ाम बनूंगा हैदराबाद का। लेकिन यहाँ पे एक और पर्सनालिटी होती है मुजफ्फर जंग, जो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे जो है निज़ाम का असली उत्तराधिकारी हूँ, जबकि ये उसका पोता था। नासिर जंग निज़ाम का बेटा था और मुजफ्फर जंग निज़ाम का पोता था, राइट? लेकिन फिर भी मुजफ्फर जंग कहता है कि भाई नहीं, मैं असली वारिस हूँ निज़ाम का, तो हैदराबाद तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब मुजफ्फर जंग का ऐसा कहने के पीछे एक रीज़न ये था कि वो कहता था कि मुगल एम्पायर ने यहाँ पे मुझे जो है वो हैदराबाद का गवर्नर अपॉइंट किया है। अब सीधी सी बात है, सेंट्रल अथॉरिटी जो कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा। तो सेंट्रल अथॉरिटी ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पे बनाया था, ठीक है? ऐसा मुजफ्फर जंग कहता था। सो इससे क्या होता है कि इससे कहीं ना कहीं आपके हैदराबाद में क्लैशिश होना शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैदराबाद में पैदा हो जाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो कर्नाटक के नवाब की बात आई थी,
कर्नाटक के नवाब की डेथ हो जाती है, निज़ाम की डेथ हो जाती है हैदराबाद में, कर्नाटक रीजन के भी नवाब की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में कर्नाटक अभी किसके हाथ जाएगा? वो अब जाएगा आपके चंदा साहब के पास, ठीक है, क्योंकि वो नवाब है कर्नाटक का अगर ऑथोरिटिकली देखे जाए तो। बट यहाँ पे चंदा साहिब की बजाय अनवरुद्दीन खान को जो है, अनवरुद्दीन खान को जो है यहाँ पे आपके कर्नाटक का नवाब बनाया जाता है। किसको? अनवरुद्दीन खान को। तो चंदा साहब इससे बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही गलत है, मैं नवाब हूँ, फिर अनवरुद्दीन को यहाँ पे क्यों नवाब बनाया आपने? तो वो अगेन अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में कर्नाटक के लिए युद्ध होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में फ्रेंच जो है, आप देखिए, फ्रेंच को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो मुजफ्फर जंग, मतलब कि हैदराबाद के नवाब के लिए भी, निज़ाम के लिए भी मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और कर्नाटक के नवाब के लिए चंदा साहिब को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर डेक्कन एंड कर्नाटक। ये दोनों रीजन के लिए फ्रेंच एक साथ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। अब सीधी सी बात है कि अगर मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों के ही एनिमीज को कौन सपोर्ट करेगा? ब्रिटिश सपोर्ट करेगा। तो सीधी सी बात है कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे? इंग्लिशमैन सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे कर्नाट फ्रेंच एंड इंग्लिशमैन अगेन एक दूसरे के सामने सामने आ गए। दिस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर। अब किस हिसाब से वॉर चलती है ये देखिए, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और साथ ही साथ आपके फ्रेंच, ये तीनों की जो कंबाइन आर्मी है, इनके बीच में वॉर होती है, ठीक है। इनके बीच में इन तीनों के मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच आर्मी तीनों के तीनों मिल के वॉर के लिए जाती है एंड अनवरुद्दीन को कैप्चर करके उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। अनवरुद्दीन को कैप्चर करके ख़त्म कर देती है। ये सब होता है बैटल ऑफ अंबूर में, जो कि 1749 में लड़ा गया है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ अंबूर इज द पार्ट ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर, जो कि 1749 में लड़ा गया था, राइट। अब यहाँ पे कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व थे? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, फ्रेंच आर्मी, इन तीनों ने मिलके अनवरुद्दीन पे हमला किया, उसे हराया और उसे खत्म कर डाला। दैट्स इट, ठीक है, बैटल ऑफ अंबूर में। यहाँ पे इतना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1749 में। अब इससे क्या हुआ कि जो मुजफ्फर जंग है, ठीक है, मुजफ्फर जंग को जो है दक्कन का सूबेदार घोषित कर दिया गया। एंड डुप्ले, जो कि फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे, वो डुप्ले को जो है कृष्णा रिवर के साउदर्न में, ठीक है, कृष्णा रिवर के साउदर्न पोर्शन में जितनी भी मुगल टेरिटरीज है, उन सब मुगल टेरिटरीज का यहाँ पे गवर्नर घोषित कर दिया। तो आप सोचो कि कृष्णा नदी के साउदर्न में जितने भी पोर्शन आए हुए हैं, जितने भी मुगल टेरिटरीज आई है, सबके गवर्नर कौन बन गए अभी? फ्रेंच आर्मी के हेड आपके डुप्ले बन गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच आर्मी अंडर बुसी, बुसी करके एक पर्सनालिटी हुआ करते हैं, तो बुसी के अंडर में हैदराबाद में एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी यहाँ पे रखी गई, जो कि फ्रेंच इंटरेस्ट को यहाँ हैदराबाद में सिक्योर करे, राइट। एंड साथ ही साथ आपके करीब करीब पौंडीचेरी, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर था, उस पौंडीचेरी के कुछ एरिया में भी, उड़ीसा के कुछ एरिया में भी, उड़ीसा के कोस्ट में भी आप लोग जो फ्रेंच पीपल्स है, उन्होंने यहाँ पे उसके कुछ एरियाज को यहाँ पे सीज कर लिया, राइट। मतलब सीज कर लिया इन द सेंस कि उन्होंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का फोर्ट्रेस टाइप का निर्माण कर दिया और उसको यहाँ पे सिक्योर बना लिया। ये चीज़ थी फ्रेंच सुप्रीमेसी की अभी तक के लिए, सेकेंड कर्नेटिक वॉर में, राइट। अब कोर्स ऑफ वॉर जरा सा चेंज होता है, जबकि जब ये कोर्स ऑफ वॉर कब चेंज होता है? जब एक नया पर्सनालिटी की एंट्री होती है, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हु इज एन एजेंट ऑफ इंग्लिश कंपनी। अब ये बंदा जो है, वो एक ऐसी प्रपोजल, बहुत ही शातिर था ये बंदा। ये क्या कहता है कि ये चीज कहता है कि क्यों ना हम मद्रास के गवर्नर के साथ एक प्रपोजल के साइन करें, ठीक है, और मद्रास के गवर्नर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। अब मद्रास का गवर्नर कौन था? सॉन्डर्स था, ठीक है। अब जब ऐसा होगा, ठीक है, एक पहली चीज इसने ये बताई कि क्यों ना हम सॉन्डर्स के ऊपर अटैक कर दें, और दूसरी चीज उसने ये बताई कि हम लोग जो आरकोट है, ठीक है, आरकोट यानी कि कर्नाटक की कैपिटल, हम आरकोट के ऊपर क्या करते हैं? यहाँ पे अटैक कर देते हैं। और
अगेन कर्नाटक के कैपिटल है। कर्नाटक किसके अंदर आती है? चंदा साहिब के अंदर आती है। तो जो चंदा साहिब अभी त्रिचिनापल्ली पे है, वो त्रिचिनापल्ली से चंदा साहिब अभी आरकोट पे आ जाएंगे अपनी राजधानी बताने के लिए। ठीक है, ऐसा किसने बताया? ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने बताया। और असल में ऐसा ही होता है। अगस्त 1751 में रॉबर्ट क्लाइव जो है 210 लोगों के साथ आरकोट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अब जैसे ही ऐसा होता है तो चंदा साहेब 4000 लोगों को लेके अपनी कैपिटल आरकोट को बचाने चले जाते हैं। 53 डेज, 53 दिनों तक यहाँ पे वॉर करने के बावजूद भी चंदा साहेब आरकोट को क्या करने नहीं कर सकते, यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे चंदा साहेब कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पा रहे। In between, Mysore, Tanjore and Maratha chief Murari Rao came to aid of Trichinnapalli and of Clive and Stringer Lawrence. अब इससे क्या होता है? इससे जो है वो आपके ये तीनों की तीनों आर्मी, मैसूर, तांजोर एंड मराठा चीफ, तीनों की तीनों आर्मी रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्ट में आ जाती है। और वो कैसे भी करके यहाँ पे चेन्नई यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों चीफ्स हैं, मैसूर, तांजोर एंड मराठा चीफ मुरारी राव, ये तीनों के तीनों यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की मदद में आ जाते हैं एंड त्रिचिन्नापल्ली को क्या करते हैं? यहाँ पे सीज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ही यहाँ पे चंदा साहिब गया आरकोट को बचाने, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे अपना जो त्रिचिन्नापल्ली है वो सीज कर लिया। मतलब त्रिचिन्नापल्ली अभी फ्रेंच के हाथ से, चंदा साहिब के हाथ से गया। जैसे ही आरकोट में गए तो आरकोट में भी वहाँ पे इंग्लिश सेना थी, तो वो इजीली इसे कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में उन्होंने जो ये आपके चंदा साहिब है एंड आपके जो फ्रेंच पीपल्स हैं, उनको सिर्फ श्रीरंगम आइलैंड तक ही सीमित कर दिया। ठीक है, सिर्फ श्रीरंगम आइलैंड तक ही सीमित कर लिया। अब एक मोमेंट ऐसी आती है जब चंदा साहिब भी थक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1752 में करीब करीब 1 साल बाद यहाँ पे चंदा साहिब सरेंडर कर देते हैं जून में। एंड मोहम्मद अली जो है, ठीक है, मोहम्मद अली जो है वो चंदा साहिब को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब कि उन्हें उनकी हत्या कर देता है। मतलब 1 साल बाद जब वो बंदा सरेंडर करने आ रहा है तब आप उसको मार डाल रहे हो। मतलब चंदा साहिब के कर्नाटक के ऊपर जितने भी क्लेम्स थे सारे के सारे खत्म। फ्रांस के जितने भी क्लेम्स थे सारे के सारे खत्म। अब इंग्लिश का यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ खेलना चाहते थे, बट मोहम्मद अली ने तो उस चंदा साहिब को ख़त्म ही कर दिया। मतलब उनके इंटरफियरेंस, ब्रिटिशर्स के इंटरफियरेंस के बगैर ही वो यहाँ पे काम तमाम कर दिया जाता है। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे कैप्चर करने में। ठीक है, लेकिन अगेन आपको देखने को मिलेगा कि उनका एक अलाई, फ्रेंच का एक अलाई यहाँ पे ब्रिटिश न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, चंदा साहिब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये कुछ बातें हैं डुप्ले के बारे में। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ डुप्ले इन इंडिया। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। राइट, अभी हम लोग सिर्फ कार्नेटिक वॉर्स को ही देख रहे हैं। डुप्ले को हम लोग आने वाले सेशन में देख लेंगे। यस, अब सेकंड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या आया? फ्रेंच authorities annoyed at the heavy financial losses that Dublay's policy involved. अब फ्रेंच एक टोटली गवर्नमेंट की कंपनी थी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली गवर्नमेंट रन करती थी। तो ऐसे में जो डुप्ले की पॉलिसी की वजह से, ये जो वॉर्स की वजह से यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे फिनेंशियल लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से 1754 में 1754 में यहाँ पे डुप्ले को वापस बुला दिया जाता है आपके फ्रांस में। डुप्ले को कौन सक्सीड करता है इंडिया में? डुप्ले को जो है यहाँ पे गोदेहू करके एक इंसान आता है गवर्नर बन के इंडिया में, जो कि आपके डुप्ले को यहाँ पे रिप्लेस करता है। और सीधी सी बात है, गोडेहू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि फौज ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर में लगा सके, इसलिए ये गोदेहू क्या करता है, वो इंग्लिश के साथ नेगोशिएशंस में आता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे नेगोशिएशन से पता चलता है कि दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी में ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश एंड फ्रेंच एक दूसरे के बीच में यहाँ पे कभी भी क्लैशेस नहीं उत्पन्न करेंगे, कभी भी इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हर एक पार्टी अपनी अपनी टेरिटरीज को क्या करेगी, यहाँ पे सिक्योर करेगी, अपनी अपनी टेरिटरीज का प्रोटेक्शन करेगी, किसी के भी ऊपर यहाँ पे वॉर नहीं करेगी। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इट बिकम्स एविडेंट दैट द काउंटरेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, मतलब कि यूरोपियंस को ये पता चला, फ्रांस एंड इंग्लिश को ये पता चला कि इंग्लिश इंडियन लोगों के, इंडियन किंगडम्स के, इंडियन पावर्स की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें वॉर जीतनी है तो हम लोग अपने हिसाब से भी अकेला रह के भी वॉर जीत सकते हैं। ऐसा यूरोपियंस को पता चल गया।
तो आपसे वो इंडियन पावर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और यहाँ पे अगर बात करें कि कर्नाटक की या बात करें हैदराबाद की, तो दे जस्ट बिकम अ क्लाइंट्स रेदर देन पेट्रोन्स। ठीक है, ये उनके क्लाइंट बन गए कि भाई अगर आपको वॉर जीतनी है तो आपको फ्रेंच या तो इंग्लिश की मदद चाहिए ही चाहिए रहेगी। वो क्लाइंट बन गए फ्रेंच एंड इंग्लिश के, रेदर देन बीइंग अ पेट्रोन। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड कर्नाटिक वॉर्स। इसके बाद आता है थर्ड कर्नाटिक वॉर, अगेन 4 साल बाद 1758 से 63। ये एक्चुअली 1756 से 63 चल रहा है, मतलब 7 ईयर वॉर चल रहा है यूरोप में। उसका ही एक रीजन है, उसका ही एक एक्सटेंशन है आपके इंडिया में। सो दिस इज द रीजन कि 7 ईयर वॉर जो यूरोप में शुरू हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापस रिकवर करना चाहता था। तो ऑस्ट्रिया रिकवर के लिए जो यहाँ पे वॉर करता है उसके उस 7 ईयर वॉर कंसिडर किया जाता है, जो कि 1756 से 63 के बीच में चलता है, 7 सालों के लिए। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन भी आपको इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में आपके इस वॉर का एक्सटेंशन कैसे, 1758 में 1758 में फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डी लाली कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगर। काउंट डी लाली जो है वो फ्रेंच आर्मी को क्या करते हैं, यहाँ पे रिकवर करते, वो फ्रेंच आर्मी को वापस खड़ी करते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश फोर्ट्स जो थे सेंट डेविड में एंड विजयनगरम में उसको कैप्चर करते हैं। अब इससे सीधी सी बात है, इंग्लिश बिकम द ऑफेंसिव एंड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस ऑन द फ्रेंच फ्लीट अंडर एडमिरल डी एक्ट एट मसूलीपट्टनम। मतलब कि फ्रेंच की जो भी फ्लीट थी यहाँ पे डी एक्ट के अंदर, एडमिरल डी एक्ट के अंदर मसूलीपट्टनम में, उसके ऊपर अटैक कर देती है, और बहुत भारी लॉसेस यहाँ पे फ्रेंच पीपल्स को उठाने पड़ रहा था। ठीक है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अटैक बाय ब्रिटिशर्स। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होती है थर्ड कर्नाटिक वॉर में, बैटल ऑफ वांडीवंश। ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश मैंस जो थे 1760 में वाड़ी वंश में के, जो कि तमिलनाडु का एक एरिया है वाड़ी वंश, वहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वॉर को यहाँ पे अंडरटुक करते हैं और जीतते भी हैं। ठीक है, सर आयरकुट ऑफ द इंग्लिश मैन, ठीक है, जनरल सर आयरकुट टोटली यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को अपने अंडर ला देते हैं। और जो काउंट थॉमस आर्थर डी लाली थे, ठीक है, काउंट थॉमस आर्थर डी लाली जो कि आपके यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर है, ठीक है, उस फ्रेंच गवर्नर को, एंड बुसी जो कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किए थे, उस दोनों को यहाँ पे प्रिजनर्स की तरफ प्रिजनर्स बनाते हैं। कौन प्रिजनर बनाता है, सर आयरकुट। ठीक है, सो इंग्लिश की तरफ से सर आयरकुट और फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लाली, इन दोनों के बीच में वॉर होती है, और आपके आयरकुट जीत जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश मैंस जीत जाते हैं। साथ ही साथ पौंडीचेरी वॉज डिफेंडेड बाय लाली फॉर 8 मंथ्स, बट अगेन उन्हें सरेंडर करना पड़ा 1761 में। एंड विद द लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे, फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं माहे एंड जिंजी का जो यहाँ पे कैप्चर हुआ, उसके बाद जो फ्रेंच पावर था वो अपने लोएस्ट पोजीशन पे आ गया। एंड यहाँ पे लाली को जो है वो एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के लंदन ले जाते हैं, और वहाँ पे ही उन्हें जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है फ्रांस को। और फ्रांस में 1766 में उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है कि भाई तूने जो काम किए, तूने जो पॉलिसी अपनाई, उसकी वजह से हमारा लॉस हुआ इंडिया में, राइट। अब इसका रिजल्ट क्या आता है थर्ड कर्नेटिक वॉर का, तो उसका रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस ये आता है कि जैसे ही वहाँ पे 7 ईयर्स वॉर खत्म होता है आपके यूरोप में, उसमें एक 1763 में एक ट्रिटी यहाँ पे साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, इस पेरिस की ट्रीटी की बेसिस पे यहाँ पे जितनी भी फ्रेंच फैक्ट्रीज होती है उसे रिस्टोर तो किया जाता है इंडिया में, बट उसके बाद ये वॉर के बाद जो फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, फ्रेंच का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जीरो हो जाता है। ठीक है, और वो लोग सीमित रह जाते हैं सिर्फ कॉमर्स की तरफ। ठीक है, और उसके अलावा इन लोगों का कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बचता नहीं है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो इससे क्या साबित होता है, इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि भाई यूरोपियन सुप्रीमसी में अभी जो है इंग्लिश विल बिकम द सुप्रीम पावर ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी इन इंडिया। नाउ इंडिया इज totally under the rule of British East India Company. There was not a single contender remain of the European community for the Britishers. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे उनको कंपटीशन देने वाला नहीं बचता है। उन्होंने यूरोपियन पावर यहाँ पे, जहाँ तक बात आती है इंडिया में, तो ब्रिटिश
was emerged as the supreme European power in the Indian subcontinent. ठीक है, नो डाउट इसके बीच में बहुत सारी इवेंट्स होती है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी भी लिया जाता है, जिससे ब्रिटिश रूल को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए हेल्प मिल जाती है. बट अगेन दिस इज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ऑफ सुप्रीमसी इन इंडिया. तो जिसके रिजल्टेंट प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश has proven themselves as the supreme European power in Indian subcontinent. So this is all about the three kinetic wars to be fought, which was fought between the Englishmen and French. ठीक है, तीनों के टाइम पीरियड आपको याद रहने चाहिए, तीनों की इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रहनी चाहिए. कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल मुझे बताइए कि आपको किस तरीके ये लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज़, राइट. साथ ही साथ बिफोर गोइंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज प्रेजेंट किए हैं. ठीक है, जैसे कि ये एच डोडवेल करके जो है, इन्होंने कहा है कि वाइल द इंग्लिश रिसीव्ड सप्लाई ऑफ फूड एंड मनी फ्रॉम बंगाल, इट रिक्रूट्स मैन फ्रॉम यूरोप एंड ग्रेन फ्रॉम देयर नॉर्दर्न सेटलमेंट्स, द फ्रेंच कुड रिसीव नथिंग बट व्हाट केम टू देम लेबोरसली बाय लैंड. The first were constantly strengthened, the second was constantly weakened, and this enables Kut to establish his military superiority over Lali in the field and let him within the walls of Pondicherry. मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि अगर दोनों की बात करें इंग्लिश एंड फ्रेंच की, तो इंग्लिश बहुत बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहे थे. उन्होंने ना ही सिर्फ रेवेन्यू के तौर पे मतलब इकोनॉमिकली खेला, बल्कि पॉलिटिकली भी खेला. उन्होंने दूसरे कंटेम्प्ररी इंडियन पावर्स को भी इंक्लूड किया. एंड जबकि इसके अलावा, क्योंकि एक मेजर रीजन इसका ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी. तो ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट चलाती है वो उतना ही चीजें करेगी जितनी हेल्प उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. जबकि प्राइवेट कंपनी के तौर पे देखें तो प्राइवेट कंपनी की आज के टाइम में कुछ भी एक्सपांड करना हो तो कर सकती है. तो ये चीज दोनों की बहुत ही मेजर थी, जिसने ब्रिटिशर्स को सुप्रीम बनाया इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया की पॉलिटिकल एज वेल एज ट्रेडिंग इकोनॉमिकल हिस्ट्री के अंदर, राइट. सो दिस इज द कार्नेटिक वॉर्स. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पता भी चला होगा कि किस तरीके से ये पूरी हिस्ट्री वर्क करती है. हमारा जो आने वाला सेशन है वो टोटली डुप्ले के ऊपर होगा. फ्रेंच पावर किस तरीके से इंडिया में राइज होता है, फॉल होता है, विद द राइज एंड फॉल ऑफ डुप्ले इन इंडिया. सो मिलते हैं अगले सेशन में. बट बिफोर लिविंग, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट्स मिल सके. एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक